पहले फेज में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन है, उसके बारे में जो खबरें आई कि बड़े पैमाने पर जो है बीजेपी के खिलाफ वोटिंग हुई है, उसको उसके बाद जो बयानबाजी हुई है, आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? मोदी साहब ने अपनी औकात दिखा दी है। कोई आदमी तवक्को नहीं कर सकता कि किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस लेवल पे जाएगा। हैरत तो इस बात पर है कि इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस देने के बजाय पार्टी को नोटिस दिया है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो भी अपनी आखिरी सतह पे आ गया है और इलेक्शन कमीशन ने ये साबित कर दिया है कि ये कमीशन जो है ये पार्टी के लिए काम करता है, मुल्क के लिए नहीं। हकीकत तो यह है कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, इनका 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 प्रचार रोकना चाहिए था और यह हमेशा हुआ है। हर इलेक्शन में जब किसी ने वायलेशन किया है तो उसे 24 घंटे, 48 घंटे, 3 दिन, 2 दिन के लिए रोका जाता था। अरे कम से कम आप 6 घंटे के लिए रोक देते तो ये सिग्नल तो जाता कि भाई आप मजहब के नाम पर वायलेशन नहीं कर सकते हैं। एक पूरी कौम को आप घुसपैठिया बता रहे हैं और इलेक्शन कमीशन खामोश है। मैं तो हैरत ज़दा हूँ। मैं तो समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को भी सो मोटिव लेना चाहिए था और इससे जो अंदाज़ा हो गया है कि मोदी साहब की सोच क्या है, वो किस हद तक नीचे जा सकते हैं। पूरी दुनिया में मजाक उड़ गया और मैं तो बार बार ये बात कहता हूँ कि बीजेपी वालों को क्या हुआ है। बीजेपी वालों की जिम्मेदारी है, कुछ लोग तो बीजेपी में पढ़े लिखे हैं, वहां भी समझदार लोग हैं। ठीक है, आपकी आइडियोलॉजी अलग है, हमारी अलग है, आपकी पार्टी अलग है, हम अलग है, लेकिन बीजेपी में भी तो कुछ संजीदा लोग होंगे, जरूर हैं। वो क्यों खामोश हैं? उनको चाहिए था कि इस संविधान को बचाएं, इस मुल्क को बचाएं, या बिल्कुल तय कर लिया है कि हम मुल्क चलने नहीं देंगे। और अगर यही रवैया रहा तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से सेकेंड फेज आ रहा है, 28 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है आज और 59 सीटों पे अभी तक इनका कब्जा था। मुझे ये लगता है कि इसमें भी 20-25 सीटें ये कम कर हो रही हैं इनकी। और जब इसका अंदाजा इनको होगा तो मुझे लगता है, खौफ आता है कहीं ऐसा ना हो ये माँ बहन की गालियां बकना शुरू कर दें। ये उस स्टेज पे आ गए हैं और यकीनी तौर पर इस फेज में बिहार में, यहाँ यूपी में और राजस्थान में, आसाम में, कर्नाटका में तो जो इलेक्शन हो रहा है वहां तो ये स्वीप कर रहे हैं, हार रहे हैं बिल्कुल टोटल। और मैं समझता हूँ कि इस बार जो इनको पिछली बार इस फेज में 59 सीटें मिली थी, मैं समझता हूँ कि इस बार कम से कम 20 से 25 सीटें इस फेज में भी कम होंगी। और जब कम होंगी उस वक्त मोदी साहब फिर और क्या करेंगे। लेकिन अफसोस दर अफसोस, एक इतना अजीम मुल्क और उसका प्राइम मिनिस्टर इस लेवल पे जा रहा है, कोई बात ही नहीं करता है वो, सिवाय इसके कि हिंदू मुसलमान कर रहा है, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, कोई मुद्दे पे बात नहीं हो रही है, किसी बात का जवाब नहीं दे रहा है, झूठ पे झूठ और झूठ पे झूठ बोलते बोलते अब आवाम तंग आ गई है। मैं समझता हूँ कि 4 जून को ये जनाजा बड़ी शान से उठेगा और मोदी और ख़ास तौर से उनके साथी जो गुजरात के बंधु हैं, इनसे भी इनकी पार्टी हिसाब पूछेगी कि तुमने इलेक्शन भी हराया, मुल्क का माहौल ख़राब किया, भाईचारा तोड़ा और मुल्क में ये जो फसाद की फिजा खड़ी की है, इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि बीजेपी के लोग बोलेंगे। अभी पोजीशन ये थी, आज से चंद महीने पहले मीडिया ये हल्ला करता था कि साहब मोदी नहीं तो कौन। अब जब लोगों को अंदाजा हुआ कि मोदी बुरी तरीके से हार रहे हैं और पिछड़ रहे हैं, तो फिर ये जो आखिरी चरण आएगा, इसमें इनको 200 सीटें लाना भी इनके लिए मुहाल होगा। और फिर सवाल जनता नहीं करेगी,
बीजेपी के वो मुहज़्ज़ब लोग, वो अच्छे लोग जो बीजेपी में हैं, वो इनसे बदला लेंगे, इसलिए कि इन्होंने बीजेपी को तो ख़त्म ही कर दिया है। अब बीजेपी नाम की कोई चीज़ नहीं है। मोदी और मोदी और मोदी, यहाँ तक कि मैनिफेस्टो ये कह रहा है कि मोदी की गारंटी है। अरे! तुम्हारी गारंटी तो 15 लाख की भी थी, तुम्हारी गारंटी तो 2 करोड़ की भी थी और तुम्हारी गारंटी तो किसानों की आमदनी डबल करने की भी थी। अब कौन-सी गारंटी दे रहे हो भाई? कोई गारंटी तुम्हारी पूरी हुई है, लेकिन मोदी की गारंटी, ये मैनिफेस्टो बन रहा है। जो संजीदा वाक़ई बीजेपी के लोग हैं, मैं आपके ज़रिए कहना चाहता हूँ उनसे, वो क्यों खामोश हैं? बाद में उनसे भी पूछाएगा जनता कि भई तुम ऐसे लोगों के साथ क्यों रहे, जो मुल्क को तोड़ने के और मुल्क में बर्बादी फैलाने के और ज़हर फैलाने के लिए एक शख्स बैठ गया और उसने अपनी पोज़ीशंस वाज़ेह कर दी कि वो किस लेवल तक जा सकता है। नहीं तो आपको लगता है कि बीजेपी के नेताओं को आगे आना चाहिए और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एक पद पे रहते हुए जो एक संवैधानिक पद है, जी, देश का सबसे बड़ा, आप राष्ट्रपति के बाद मान लें जी, कि वो सबसे बड़ा पद है जी, भारत में, जो सिस्टम है सरकार चलाने का, जी, जाहिर है कि प्रधानमंत्री करता है। और प्रधानमंत्री जब एक विशेष समुदाय को टारगेट करता है तो जाहिर है कि इसका असर सीधे तौर पर जो है जनता के ऊपर पड़ता है। आपको लगता है ऐसी सिचुएशन में, जबकि सबका साथ सबका विकास की बात भारतीय जनता पार्टी कहती है, अब बीजेपी के नेता इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर के सवाल पूछेंगे? देखिए ऐसा है कि मैं तो बिल्कुल वाज़ेह बात कर रहा हूँ। कोई आदमी मुस्लिम कम्युनिटी का अगर कोई इस तरह का मामूली आदमी भी बयान देता है, तो सारे इस मुल्क के मुसलमान खड़े हो जाते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं। जिनको आप आतंकवाद के नाम से पकड़ते हैं, जायज़ या नाजायज़, आज तक किसी मुस्लिम लीडर ने उसकी हिमायत करी है? लेकिन हमारे यहाँ ये हो गया है कि साध्वी प्रतिज्ञा जब पकड़ी गई, तो बीजेपी के लीडर उसे जेल में मिलने भी गए, उसकी हिमायत भी की, उसको एमपी भी बनाया, उसके लिए इलेक्शन भी लड़े। तो ये तो कमज़ोरी साबित कर रहा है उस समाज की जो इस मुल्क का हाकिम है। उसे समझना चाहिए कि तुम इस वक़्त इलेक्शन को मत समझो, देश सबसे ऊपर है, मुल्क सबसे ऊपर है। इस वक़्त तो मुल्क बचाने का मसला है और अगर ये कैफ़ियत रही और अभी भी बीजेपी वाले खामोश रहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो देश के लिए बहुत नुकसान करने तो जा रहे हैं। आपकी नजर में बीजेपी का जो राष्ट्रवाद है वो झूठा है? मैं बीजेपी के बारे में तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये जो एक गैंग पैदा हुआ है, बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी भी बिलो द बेल्ट किसी को हिट नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कभी ये इस तरह की गुफ्तगू नहीं की। मुहज़्ज़ब लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, यही फ़र्क है मोदी की सरकार में और वाजपेयी की सरकार में। इसलिए कि वाजपेयी की सरकार मुहज़्ज़ब सरकार थी, इस मुल्क के आईन, इस मुल्क के संविधान पे यकीन करती थी। मौजूदा सरकार ना इस संविधान को मानती है और ना इस यहाँ की तहज़ीब के फॉलो करती है। यही वजह है कि वो बार-बार कह रहे हैं कि 400 दिला दो, हम संविधान बदल देंगे। अब जब ये सोच हो, अगर संविधान खत्म हो गया तो इस मुल्क के तो टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन ये लोग जिस तरीके से आए हैं और बीजेपी के सपोर्टर्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत हैरत अंगेज बात है, अफसोसनाक बात है। और मुझे समझ में आता है कि आज नहीं तो कल, और इस इलेक्शन में जो 2 फेजेस हुए हैं, इससे मुझे लगता है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है, जो कभी इनके साथ थी, वो भी तशवीश में है। और भक्तों को छोड़ दीजिए जो 15-20% हैं, बेचारों के पास रोज़ी-रोटी नहीं है, नौकरी नहीं है और उनकी समझ में ये बात आती नहीं है। कहते हैं कि विकसित देश बन गया। कौन से तुमने स्कूल खोले हैं भाई? कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है? कौन से अस्पताल बनाए हैं? कौन से रिसर्च सेंटर बनाए हैं? कहाँ तुमने ऐसा काम किया है कि जहाँ की जनरेशन, नई जनरेशन उठे
तालीम हासिल करे, मेडिकल फैसिलिटीज हासिल करे, रिसर्च करे। अरे कुछ तो किया होता। जो भी आप देख रहे हैं वो सब वो पुराने हमारे लीडरों ने किए हैं। और कांग्रेस पार्टी क्योंकि बहुत दिनों तक रही है, उसने बहुत काम किए हैं। आज आप जो भी देख रहे हैं डेवलपमेंट, एजुकेशन से ताल्लुक हो, मेडिकल साइंसेस से ताल्लुक हो, रिसर्च से ताल्लुक हो, यहाँ तक कि हम आज चांद तक चले गए, वो मोदी साहब की वजह से थोड़ी चले गए। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। मोदी ये ढिंढोरा पीटने के हमने कर दिया है। धीरे धीरे लोगों की समझ में आएगा, कहीं ऐसा ना हो कि इतनी देर हो जाए कि ये मुल्क नुकसान खत्म ही हो जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में वीवीपैट का 100% मिलान को लेकर के फैसला आ गया है। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो अर्जियां दाखिल की गई थी उन तमाम अर्जियों को सिरे से खारिज कर दिया है। तो जो एक मिलान की बात कही जा रही थी और जिसपे एक तरह से ये कहा जा रहा था कि वीवीपैट के साथ जो है जो पर्चियां हैं उसको मिलाया जाएगा, वो पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। इस पूरे फैसले का चुनाव पे किस तरह का असर आप देख रहे हैं? देखिए, जब आवाम को एतबार न हो और आवाम को एतबार ईवीएम पे नहीं है, हम ये तवक्को करते थे कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ये करेगा कि 5% जो अभी मिलान होता है, कम से कम 50%, 55%, 60% मिलान की बात अगर कर ली जाती तो फिर अवाम में कॉन्फिडेंस डेवलप होता। मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ इस जजमेंट से, क्योंकि ये एक बुनियादी बात है। हो सकता है कि ना हो रहा हो, इतना ना हो, कम हो, ज्यादा हो, लेकिन परसेप्शन तो ये डेवलप हो गया है कि ईवीएम में बेईमानी होती है। और ये हमने कई इलेक्शन में देखा कि जहां आखिरी वक्तों में इलेक्शन लड़ रहा होता है, यानी नेक टू नेक जहां फाइट होती है, जिसका इलेक्शन आखिरी वक्तों में डिक्लेयर होता है, वो 99% रूलिंग पार्टी के फेवर में जाता है। तो इसका मतलब यह है कि वहां मशीन कुछ काम करती है। ये एक बिल्कुल क्लियर बात है। ये डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए था टेक्निकलिटीज के बजाय। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी नहीं देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जेल में हैं। अगर उनको आप बेल दे देते तो क्या फर्क पड़ता है, भाग रहे थे यहाँ से। आपने उनका हक छीन लिया अपनी पार्टी चलाने का। आपने उनको इस बात का मौका नहीं दिया कि वो अपनी पार्टी के नुमाइंदों की नुमाइंदगी कर सकें। और बेल के बारे में बार बार ये कहा जाता है कि बेल जो है वो आपका हक है। अरे कितना ही बड़ा जुर्म है, आप मुकदमा चलाइए, उनको जेल भेजिए, जो चाहे करिए, लेकिन ऐसे वक्त में जबकि इलेक्शन है, वो पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो पार्टी चला रहे हैं, आप उनको बेल तक नहीं दे रहे हैं कि वो अपनी बात आवाम तक पहुंचा सकें। दो पहलू हैं, एक तो उनके ऊपर चार्जेस हैं कि भाई उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। कोई नहीं कह रहा कि आप उनको बरी कर दीजिए, इंक्वायरी करिए, लेकिन बेल का हक तो उनको मिलना चाहिए था ना, वो भी नहीं मिल रहा है। ये वो सब चीजें हैं जो बहुत बहुत डिस्टर्बिंग है, और वो किसी भी महज़ब मुल्क के लिए अफसोसनाक है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का आज का जो जजमेंट था, उसे हमें डिसअपॉइंट हुए। और हम इस बात से भी आज कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्शन चल रहा है, काउंटिंग तो 4 जून को होगी। इसमें क्या मुश्किल है, अभी तो 1.5 महीना बाकी है। 1.5 महीने के अंदर वो अगर इसकी बढ़ा देते, और ख़ास तौर से उन लोगों को जिनको गौर सब जानते हैं कि ईडी और आईबी और सीबीआई, ये जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संस्थाएं हैं, ये इंटेंशनली कर रही हैं उनको इलेक्शन से रोकने के लिए। तो अगर यही रवैया रहा तो अफसोसनाक होगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि 2 राउंड से कि इस मुल्क की जनता उठ गई है, वो जाग गई है। ये कुछ भी करें, ये इक़्तिदार में वापस आने वाले नहीं है। ये एक खुशाइन बात है, और हमें उम्मीद है कि जब ये रिजल्ट निकल आएगा तो शायद अदालत को भी एहसास होगा कि उसने गलती कर दी।